पहला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? यह मिला है कालीबंगन से। हड़प्पा सभ्यता के स्थल कालीबंगन से जुते हुए खेत तथा उस एक साथ दो फसल की बुआई के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जबकि गुजरात में स्थित धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। खंबात की खाड़ी गुजरात के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यह है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में वस्तुतः तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया। हालांकि तीन रत्न की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त है। बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं बौद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म में तीन रत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति के कश्मीर में आयोजित किया था कनिष्ठ के समय में? चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्ठ के समय में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। यह बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में संपन्न हुआ था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक ने। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया था। यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कनाद ऋषि हैं। इन्होंने कनाद सूत्र की रचना किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी प्रथम राजधानी क्या थी? यह राजधानी गिरिवृक्ष था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। ज्ञातव्य हो कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र था। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगिरी को बनाया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध पर शासन प्रथम शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार प्रथम शासक बिंबिसार है और बौद्ध धर्म के अनुसार में बिंबिसार है। पुराण के अनुसार मगध पर पहला शासन राजवंश बृहदत्त वंश था, जरासंध वंश का था। बृहदत्त है पुराणों के अनुसार, और बौद्ध धर्म के अनुसार पहला शासक था बिंदुसार था, मगध पर शासन करने वाला। हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ था। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध का शासक हुआ था। प्राचीन महाजनपद की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। प्राचीन महाजनपद की संख्या 16 बताई गई थी, जो बौद्ध और जैन धर्म दोनों ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार है 16। किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त और लौह नीति को अपनाया था? यह था बलबन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। सुल्तान जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने ही अपने दरबार में फारसी त्योहार नरोज प्रारंभ करवाया था। बलबन ने नरोज, इसने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चहलगानी के गठन को समाप्त कर दिया था। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चहलगानी को गठन को समाप्त कर दिया था बलबन। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अकबर ने। मुगल काल में चित्रकला की नींव हुमायूं ने डाला था। अकबर ने इस काल का विकास किया। चित्रकला के विकास के लिए अकबर ने चित्रकला से संबंधित एक अलग कारखाना आगरा में स्थापित करवाया। यही कला जहांगीर के काल में भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। यही कला जहांगीर के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? यह था चोल साम्राज्य था। मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य
चोल व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त सत्ताशाही स्वायत्त स्वायत्त सत्ताशाही ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासक पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वयन किया जाता था। चोल शासकों के अधीन ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरू से प्राप्त शिलालेख से मिलता है। पर्चनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित था दीवार में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना से संबंधित था। पर्चियनकारी पिट्रा ड्यूरा एक ऐतिहासिक कला है जिसके उत्कृष्ट पद्धति के से कटे व जड़े हुए, तराशे हुए एवं चमकाए हुए रंगीन पत्थर के टुकड़ों से पत्थर में चिकनकारी किया जाता है। यह सजावटी कला है। इस कला का सर्वप्रथम प्रयोग आगरा में बने एतमादुद्दौला के मकबरा में किया गया था। इस मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? यह लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किया था। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया है। क्लाइव ने परवर समिति को लिखा था, यह छाया आवश्यक है तथा उसने इसको स्वीकार करना चाहिए। द्वैत शासन के जनक लियोन कर्टिस है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किया था। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? यह फ्रांसीसी के खिलाफ। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्ष 1760 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई और उनके पड़ोसी अंग्रेजों को सामना करना पड़ा था। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकुट एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट द लाली ने किया था। वर्ष 1632 में बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी। इसकी भारत में स्थापना 1602 में किया गया था। यह कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। भारत में 1602 में खुल गया था फैक्ट्री और बिहार में पटना में 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री खोला। भारत में 1602 में और बिहार के पटना में 1632 में डच फैक्ट्री ने अपना कंपनी स्थापित किया था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? यह हुआ था सिंहभूम में हुआ था। कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेज सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया एक विद्रोह है। कोल जनजाति के लोगों के इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था वीर कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। उनका जन्म 1777 ईस्वी में बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कुंवर सिंह राजपूतों की उज्जैन शाखा से थे। उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। बिहार का सिंह वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सभी लोग ले लिए थे। कानपुर से नाना साहेब थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से। बेगम जीनत महल दिल्ली से थी। हजरत महल लखनऊ से, जीनत महल दिल्ली से थी। 1857 की क्रांति उपयुक्त सभी लोगों ने सक्रिय भाग लिया था। नाना साहेब, जिनका मूल नाम धोंदू पंत था, उन्होंने 1857 में कानपुर में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। उन्होंने 1857 की क्रांति लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे।
इनको विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में मौलवी अहमदुल्ला को जाना जाता है 1857 में। बेगम हजरत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। बेगम जीनत महल थी बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, जो दिल्ली से विद्रोह की थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, यह समय गजलें कहकर दिल बहलाने की नहीं है। आज में सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर वह आप पर लगी है। खानदान ए मुगलिया का खून हिंद को गुलाम होने देगा तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यह स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिसंबर 1903 में अंग्रेज द्वारा किया गया था। इस प्रस्ताव के विरोध में कई बैठकें हुई। बंगाल के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पृथ्वी चंद्र राय ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबार द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को आलोचना किया। इस विभाजन का मूल उद्देश्य भारत की अखंडता को नष्ट करना था। बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव के विरोध के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी से 1905 में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी विचार सबसे पहले सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी से प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी स्वामी सदानंद निम्न में से किससे संबंधित है? स्वामी सदानंद सरस्वती का संबंध था, यह बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी सदानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदार प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के कारण उन्हें किसान प्राण कहा जाता था। स्वामी सदानंद 1930 के दशक में किसान सभा के आंदोलन से जुड़े थे, 1930 के दशक में, और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिनमें इंडिगो की खेती करने वाले किसान के दमन का चित्रण किया गया था, रचना किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण के रचनाकार थे। नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है। इसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। यह बंगाल के नील विद्रोह के आंदोलन का कारण बना। वास्तव में दीनबंधु मित्र ने इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले पर अंग्रेजों द्वारा शोषण तथा किसानों पर अमानवीय व्यवहार एवं अत्याचार का वर्णन किया था। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रही आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण था। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह चंपारण जिला में 1917 में किया था। यह गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। यह आंदोलन वास्तव में किसान के द्वारा नील की खेती से संबंधित 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया था। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए थे। किसान की नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिक ने मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य और अनुबंध से किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी कर की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिया गया था। किसानों की इसी समस्या के लिए चंपारण में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? यह राजकुमार शुक्ला। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण जिला में 1917 में सत्याग्रह हुआ था। यह सत्याग्रह हुआ, इसमें चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। चंपारण आंदोलन के मुख्य रूप में किसान के दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी किसान की समस्या दूर करने 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। वास्तव में उस समय अंग्रेज के नियम कानून के चलते किसान को खाद्यान्न के बजाय अपने जोत के एक हिस्से पर मजबूरन नील की खेती करनी होती थी, जिससे किसान की स्थिति दयनीय हो गई थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? यह गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे कौन कौन थे उस समय? चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में
इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया गया था। इस पार्टी की स्थापना कांग्रेस के विरोध में किया गया था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमा के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? यह थे भोला भाई देसाई। सरकार ने आजाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था। मुकदमा लाल किले के गुरु बख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान को एक कटघरे में खड़ा करके चलाया गया था। इस युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। पूरा देश इन सैनिकों के बचाव में आ गया था। कांग्रेस द्वारा आजाद हिंद फौज समिति का गठन किया गया। इस समय कांग्रेस के भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू आदि युद्ध बंदियों के बचाव पक्ष में उतर गए थे। मैडम कामा ने भारत की तीन रंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? यह स्टुगार्ड में, शायद लगता है स्टुगार्ड में होना चाहिए। श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा ने भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। मैडम कामा जर्मनी के स्टुगार्ड में संपन्न इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सुविख्यात किया था। मैडम कामा ने भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। जो मैडम कामा जर्मनी के स्टुटगार्ड में संपन्न इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं है? 1935 का अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा है। भारत के वर्तमान संविधान का विषय सामग्री और भाषा इस अधिनियम का एक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख सकता है। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था तथा केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था के साथ ही एक संघ न्यायालय की स्थापना, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना आदि का प्रावधान किया। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें ब्रेक तो था परंतु इंजन ही नहीं है। दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था? दांडी यात्रा 24 दिन तक चला था। दांडी मार्च, जिसे नमक कानून के रूप में जाना जाता है, यह मार्च में गांधी जी द्वारा 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। 24 दिन की यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया गया था। इस दिन से सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था। इसी दिन से सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था कब? 6 अप्रैल 1930 को। इसमें से किसने 1993 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? यह स्वामी विवेकानंद थे। विश्व धर्म महासभा का आयोजन 1883 में शिकागो में हुआ था। इस धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। इस सभा में विवेकानंद ने विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते हैं बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वतंत्रता स्वराज दिवस घोषित किया गया था? यह था 26 जनवरी 1930 को। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराया गया था। कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराया गया। इसी दिन 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? यह रचयिता थे इसके राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल आजिमाबादी ने प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में की रचना किया था। रचना किसने किया था? बिस्मिल आजिमाबादी ने किया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इस गीत की रचनाकार थे बिस्मिल आजिमाबादी। जबकि राम प्रसाद बिस्मिल ने इस नारे के तौर पर प्रयोग किया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि गीत को प्रयोग किया था, लेकिन इसकी रचना किया था बिस्मिल आजिमाबादी ने किया था। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? गांधी जी श्यामदास कॉलेज भावनगर, गुजरात में। श्यामदास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई किया था।
श्यामदास कॉलेज की स्थापना 1885 में भावनगर राज्य के महाराजा तख्त सिंह जी ने अपने दीवान श्यामदास परमानंद दास मेहता की याद में करवाया था। इसी कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई किया था। श्यामदास कॉलेज की स्थापना 1885 में भावनगर राज्य के महाराजा तख्त सिंह ने अपनी दीवानी श्याम सामलदास परमानंद दास मेहता की याद में करवाया था। इसी कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई किया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक के। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि और लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? पटना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। बिहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। पहला बांकीपुर में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 में सी.आर. दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल 1 जनवरी 1923 को शुरू किया था। जब गया में सी.आर. दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया था। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अनुमानित किया जाता था? 3/20 भाग। तिनकठिया प्रथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों किसान पर नील की खेती के लिए जबरन मजबूरन करना था। इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ब्रिटिश शासन काल में स्वतंत्रता के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? यह कानून कौन सा? प्रोटेक्ट ऑफ सिविल एक्ट 1955 नहीं था, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रचलित था। चार्टर एक्ट 1933 प्रचलित, रेगुलेटिंग एक्ट भी प्रचलित था। ब्रिटिश शासन काल में संवैधानिक के विकास में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आदि कानून के योगदान दिया। जबकि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भारत के स्वतंत्र होने के बाद अस्पृश्यता के प्रयोग को बढ़ावा देने या उससे संबंधित मामला के कारण उत्पन्न किसी प्रकार के निर्योग को दंडित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? यह जोड़ी इसमें सी आर दास देशबंधु के रचनाकार थे। सी आर दास, चित्तरंजन दास प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, कवि, वकील, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें देशबंधु की संज्ञा प्रदान किया गया था। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जबकि द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। विलियम बैडरवर्ग ने 5वें कांग्रेस अधिवेशन 1889 बंबई की अध्यक्षता किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडियन हाउस की स्थापना किया था। 1907 में पेरिस आ गए थे। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? यह है पूर्वी पीर पंजाल को। अटल टनल का निर्माण जम्मू कश्मीर के पूर्वी पीर पंजाल में हुआ है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह मनाली को लेह से जोड़ता है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में किया था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग 10,000 फीट ऊंचा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग घोषित की गई है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग अटल सुरंग 10,000 फीट ऊंची पर घोषित किया गया है 2022 में। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को 10,000 फीट ऊंची विश्व की सबसे लंबी सुरंग घोषित किया गया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2020 में नरेंद्र मोदी ने किया था। कुल लंबाई अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? यह जिला लेह जिला सबसे बड़ा है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का कच्छ जिला जो है यह कितने किलोमीटर में है? 45,652 किलोमीटर में, जबकि सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला। विकल्प के अनुसार जिलों का बड़ा से छोटा क्रम क्षेत्रफल अनुसार होगा। कच्छ जिला हो जाएगा 45,652 वर्ग किलोमीटर, लेह होगा 45,110 किलोमीटर,
और जैसलमेर होगा 39,313 किलोमीटर, बाड़मेर होगा 38,393 किलोमीटर। सबसे बड़ा हो जाएगा कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का कच्छ जिला जो है सबसे बड़ा जिला है कच्छ। यह कहाँ पे स्थित है? लेह में स्थित है। जम्मू कश्मीर में होगा, जम्मू कश्मीर में। निम्न निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? यह कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। भारत के भारत के राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2022 में जारी आंकड़ा के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन की संस्थापित क्षमता के मामले में कर्नाटक का पहला राज्य है। इसके बाद राजस्थान का स्थान आता है। कर्नाटक पहले स्थान पे, उसके बाद राजस्थान का स्थान आता है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? यह जिला है लाइमस्टोन, कैमूर में पाया जाता है। लाइमस्टोन का उत्पादन बिहार राज्य के कैमूर जिला में होता है। अन्य विकल्प सुमित नहीं है। माइका नेवादा में, लैंड जिंक बांका, रोहतास तथा क्वार्टरजाइट रोहतास में, लैंड जिंक बांका और रोहतास में, क्वार्टरराइज भागलपुर में पाया जाता है। कॉफी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? यह पुनलेज नहीं है। जब कॉफी उत्पादन, भारत कॉफी का एक प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 3% होता है। भारत में कर्नाटक राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में कॉफी चिकमंगलूर, कुर्ग तथा बाबाबुदन क्षेत्र में उत्पादन होता है। पुरनेज कर्नाटक राज्य में स्थित न होकर तमिलनाडु का कॉफी कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। तमिलनाडु का कॉफी उत्पादक क्षेत्र का नाम है पुनरेज पुन पुलनेज है पुलनेज। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? भारत का 13वां बंदरगाह बधावन महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। यह बंदरगाह भू स्वामित्व मॉडल में विकसित किया गया है। बाधवन बंदरगाह से पूर्व भारत में 12 प्रधान बंदरगाह थे। इस प्रकार है: कांडला, मुंबई, नाहरशोभा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मंगलोर, मार्मो, गोवा, कोच्चि, तुतुकुड़ीन, एन्नोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया आदि। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? सबसे अधिक देश है एशिया में। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जो क्षेत्रफल के अनुसार इस प्रकार है: एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अटलांटिका, फिर यूरोप, लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप का है। सबसे अधिक क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप का है, जहाँ 54 देश हैं, जबकि एशिया में 48 देश हैं। सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप में देश हैं। सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका में है, जबकि क्षेत्रफल ज्यादा किसका? एशिया का ज्यादा क्षेत्रफल है, उसके बाद अफ्रीका का क्षेत्रफल। ज्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, एशिया में 48 देश हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह द्वीप है होन्शु द्वीप है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। ये तथा इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान के 4 बड़े द्वीप हैं: होन्शु, सोकैडो, क्यूशु, शिकोशु। ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड निम्न द्वीपों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड जो है यह है डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक एवं अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी नुक है। नुक है राजधानी। ग्रीनलैंड का राजधानी नुक है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को 1779 में स्वायत्तता प्रदान किया था। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को 1779 में स्वायत्तता प्रदान किया था। निम्न देश में किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन हुआ था? यह हुआ था चीन में। 2019 में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन में किया गया था। लगभग 401 मैट्रिक टन सोने का उत्पादन हुआ था। दूसरे स्थान पर सोना उत्पादन ऑस्ट्रेलिया था, 313 टन। वर्ष 2022 में सालाना सबसे अधिक सोना का उत्पादन चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 2018 तक विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? दिसंबर 2018 में तक सबसे अधिक आबादी संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रही है। अमेरिका में भारतीयों की जनसंख्या लगभग कितनी है? 45 लाख है। अमेरिका के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या भारत का यूएई में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के
आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, यह है मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कुल उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, यह मिजोरम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 8.6% जनजाति निवास करती है। जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति वाले राज्य हैं। मिजोरम में 94.4% जनसंख्या है अनुसूचित जाति का। अनुसूचित जनजाति का आबादी मिजोरम में 94.4 है, नागालैंड में 86.5 है, मेघालय में 86.1 है, अरुणाचल प्रदेश में 68.8 है। अतः मिजोरम राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, कुल आबादी की तुलना में सर्वाधिक है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की कुल आबादी में आदिवासी की संख्या 94.8% है। लक्षद्वीप में आदिवासियों की संख्या कितनी है? 94.8% है, सर्वाधिक है। निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था? यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। वर्ष 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहा गया, लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिला था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्र एवं विधान परिषद के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। साथ ही इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियासत दी गई थी। इस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ कर दिया था। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय संगत न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। विधि का शासन कानून के समक्ष सभी लोगों को समानता का अधिकार है और कानून सभी नागरिक का समान रूप से लागू होता है। आइवर जेनिस ने विधि के शासन को अनियंत्रित घोड़ा कहा था। अनियंत्रित घोड़ा विधि के शासन को किसने कहा था? आइवर जेनिगंसन ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए है? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया, जो भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था है। यह संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीनस्थ निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति रखता है। नागरिकता संशोधन कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा नागरिकता कानून 1955 में संशोधन करके यह व्यवस्था किया गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह बिल लोकसभा द्वारा 10 दिसंबर 2019 तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। 73वें संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? यह 64वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत 64वां संविधान संशोधन विधेयक से हुआ था। वास्तव में एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किया था। कब किया था? 64वां संविधान संशोधन में। वास्तव में एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने के लिए सिफारिश किया था। इस समिति की अनुशंसा को संवैधानिक रूप देने के लिए राजीव गांधी सरकार ने जुलाई 1889 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, किंतु राज्यसभा द्वारा पारित न हो पाने के कारण पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हो सका था। हालांकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। पंचायती राज संस्था को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 जी के तहत। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके तहत पंचायतों के अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत 29 विषयों को शामिल किया गया। 243 जी के तहत निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? विकेंद्रीकरण का विशिष्ट कौन नहीं है इसमें? स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों को केंद्रीय स्थान से हटकर पुनः विभाजन करने की प्रक्रिया है, अथवा जब केंद्र और राज्य सरकार में शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण की विशिष्टता स्वच्छता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने आदि है, जबकि स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि विकेंद्रीकरण से स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास का विकास होता है।
निर्भीक निर्यात ऋण योजना का शुरुआत बजट 2020-21 में किया गया था। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? भारत में राजस्व घाटा से मतलब है भारत सरकार को अपने उन व्यय को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते थे। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से ज्यादा होता है। अनुमानित आय से ज्यादा खर्च हो जाता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। सरकार ने कि राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटे के समय सरकार की अपने उन उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता होती है जो पूंजीगत परिसंपत्तियां के निर्माण नहीं करते हैं। उद्योग और स्थान निम्न जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है? रेल डिब्बा और अभियंत्री भागलपुर में नहीं है। रेल डिब्बा और अभियंत्री यह मुजफ्फरपुर में है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है। ऑयल रिफाइनरी उद्योग बरौनी में है। सीमेंट उद्योग बंजरी में है। फर्टिलाइजर उद्योग भौराही में है। रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर में स्थित है। भारत में खाद्य प्रबंधक का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या नहीं है? खाद्यों का निर्यात करना उद्देश्य नहीं है, जबकि खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों की बफर स्टॉक रख रखाव ये सब करना होता है। भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को सही समय, पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक आहार तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच है। खाद्य प्रबंधन के अन्य उद्देश्य में खाद्यों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव शामिल होता है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? यह करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ). केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है के दो दो स्कंधों में से एक है जो देश में सांख्यिकी कार्यालयों का समन्वय करता है तथा सांख्यिकी मानक का विकास और उसका अनुसरण करता है। इसके कार्यकलापों में राष्ट्रीय लेखा के संलग्न, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और आर्थिक गणना का आयोजन तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन भी शामिल होता है। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंक में शामिल है? भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक को विश्व के शीर्ष 100 व्यापारिक बैंकों में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक कौन है? पारा। वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का प्रभाव आसानी से हो सकता है वे ऊष्मा के चालक कहलाते हैं, जैसे चांदी, तांबा आदि। दिए गए विकल्प में पारा ऊष्मा का चालकता 8.3 वाट पर मीटर केल्विन होता है, सबसे कम है, जबकि तांबा का ऊष्मा चालकता 385 वाट मीटर पर केल्विन तथा सीसा की ऊष्मा चालकता 34.7 WM के होती है। प्लूटोनियम प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या तो नीचे बोला होता है, द्रव्यमान संख्या ऊपर, उस पे नीचे माइनस घटाएंगे इसमें तो निकल जाएगा कितना? प्रोटोन इसका आंसर हो जाएगा 148। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 148 होगी। 148 कैसे होगी? पेट्रोलियम का परमाणु क्रमांक जो है 94 क्रमांक मतलब संख्या 94 है और भार मतलब द्रव्यमान संख्या कितना है इसमें दिया? 244 है। माइनस करेंगे तो 148 आंसर आ जाएगा। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? सबसे मीठी चीनी को हम लोग फ्रुक्टोज कहते हैं। फलों में पाए जाने वाला शर्करा फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। फ्रुक्टोज एक कार्बनिक यौगिक है। यह सुक्रोज से दोगुना मीठा होता है। फ्रुक्टोज फल में पाया जाने वाला शर्करा फ्रुक्टोज होता है, यह सुक्रोज से दोगुना मीठा होता है। सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? सबसे ज्यादा श्यानता शहद की होती है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाले अपेक्षित गति का अवरोध करती है, यह गुण तरल की श्यानता कहलाती है। अलग अलग पदार्थों में श्यानता का गुण अलग अलग होता है। जैसे किसी द्रव्य में श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है तो वह आसानी से नहीं बहती। उदाहरण के लिए शहद में बहने का गुण कम पाया जाता है क्योंकि उसमें श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है। मांसपेशी में दर्द के उपचार में प्रयोग की जाने वाली विकिरण कौन सी है? यह है इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड अवरक्त किरण को इंफ्रारेड कहते हैं। अवरक्त किरण या इंफ्रारेड वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा हो एवं सूक्ष्म तरंग से कम होता है। इन किरणों का उपयोग मांसपेशी में दर्द के उपचार में किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग
लघु दूरी बेतार संचार सुदूर तापमान संवेदी मौसम पूर्वानुमान आदि में किया जाता है। अवरक्त किरण इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा हो या सूक्ष्म तरंग से कम। इन किरणों का उपयोग मांसपेशी में दर्द उपचार में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग लघु दूरी का बेतार संचार सुदूर तापमान संवेदी मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? दिया है दो प्रतिरोध का समांतर क्रम, उनका कुल प्रतिरोध R 1.403 किलो ओम है तथा इसका प्रतिरोध R1 2.01 किलो ओम है। तो माना कि दूसरा प्रतिरोध R2 है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। इसका सॉल्व करने पर 1/R1 R का मान है 1.403 और बराबर 1/R1 का मान 2 प्लस 1/R2 का मान नहीं दिया है। इसको गुणा भाग करने पर आ जाएगा इसका 0.713 माइनस 0.5 बराबर 0.213 होगा। R2 बराबर 1/2.013 बराबर आ जाएगा 4.7 किलो ओम हो जाएगा इसका आंसर। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? यह घट जाता है। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिसकी विद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों में अधिक होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड इत्यादि अर्धचालक हैं। अर्धचालक को गर्म करने पर इसका प्रतिरोध घटता है। फैराडे स्थिरांक में एक मोल इलेक्ट्रोड पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहते हैं। यह सार्वभौमिक स्थिरांक है। इसका प्रतीक F। वर्तमान में एक फैराडे स्थिरांक स्वीकृति मान जो है 96,485.3365 कूलम पर मोल है। एक फैराडे का मान कितना है? 96,485.3365 कूलम पर मोल है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश में निर्वात में एक वर्ष में पूरा करता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरी तथा दो तरंगों या गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें से कौन सा नहीं बदलता है? इसमें से क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। कोई आवृत्ति घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी खगोल यात्री हैं जो चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे। खगोल यात्री बनने से पहले वे नौसेना में थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के अपोलो 11 स्पेस मिशन से 1969 में चंद्रमा पर गया। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पे क्या लगाया जाता है? यह होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस को जांचने के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल लगाया जाता है। चूने का पानी किसको दुधिया हो जाता है? चूने के पानी से क्या दुधिया हो जाता है? यह हो जाता है CaO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित होने के कारण दुधिया हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपचयन कैल्शियम ऑक्साइड में ही होता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यह अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। यह गैसोलीन, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कोयला के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। यह गैस लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसकी अधिकता से सांस लेने में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे कई शारीरिक समस्या उत्पन्न होती है। मस्तिष्क एवं तंत्रिका ऊतक पर विशेष प्रभाव डालती है तथा श्वसन से संबंधित विकार उत्पन्न करती है। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है तो इसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी 1000 गुना कम हो जाएगी। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो इसमें H प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी क्योंकि पीएच का मान प्रत्येक एक अंक की बढ़ोतरी में H प्लस आयन की सांद्रता 10 गुना कम हो जाती है। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? यह सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा होता है। कुछ ठोस पदार्थ जैसे
ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किया जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः वह सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन या इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि द्वारा कपूर, नैप्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? या 12 और 3 होती है। बेंजीन में सिग्मा बंध 12 होती है और पाई बंध 3 होती है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध के हाइड्रोजन से और 2 बंध अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु के संबंध से होता है। प्रत्येक एकल बंध सिग्मा बंध की व द्विबंध में 1 सिग्मा व 1 पाई बंध होता है। अतः बेंजीन में 12 सिग्मा बंध होंगे और 3 पाई बंध होंगे। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2 होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। निम्न में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल नहीं, सेब सच्चा फल नहीं है। सभी पादप में फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फल का सत्य फल कहा जाता है जैसे आम, मक्का, अंगूर आदि। लेकिन कुछ पदार्थ में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्से में बाहरी दलपुंज पुष्पासन से ही फल विकसित होता है। ऐसे फल को आभासी फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं जैसे सेब, काजू, लौकी आदि। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। फलियां में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, साथ ही कुछ अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए ये अत्यधिक पौष्टिक होते हैं। दालें फलियां के उदाहरण हैं। लौंग एक मसाला पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है यह फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग मेटेसी मंटेसी कुल के यूजीनिया यूजीनिया कैरियोफाइटलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग की औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही यह एक प्रमुख मसाला भी है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक तना है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। वास्तव में तने का वह भाग जहाँ पत्तियां पत्तियां लगी होती है वह भाग नोड कहलाता है तथा इंटरनोड 2 नोड के बीच का भाग होता है। जड़ में नोड और इंटरनोड अनुपस्थित होते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल जाइमेज के द्वारा। जीवित में रासायनिक प्रक्रिया के उत्प्रेरक के लिए विशेष प्रकार के कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम सरल प्रोटीन होते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। दूध एक अपारदर्शी सफेद द्रव है। अपारदर्शी सफेद द्रव है जो मादाओं के दूध ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए, डी, के, बी पाया जाता है, किंतु दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए, डी, बी के पाए जाते हैं, किंतु विटामिन सी नहीं पाया जाता है। महिला सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। महिलाओं में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। ये सेक्स हार्मोन अंडाशय से मुक्त होते हैं। ये हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक लक्षणों का विकास करते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यह आर्विड कार्लेसन को दिया गया था। पार्किंसन बीमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक विकार है जो शरीर के अंगों में कपकपी पैदा करती है। अक्सर यह बीमारी एक हाथ में कंपन के साथ प्रारंभ होती है। इस बीमारी के उपचार के विकास के लिए 2000 में स्वीडिश विज्ञानी आर्किड कार्लसन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है? यह आयोडीन। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन T4 एवं ट्राईआयोडोथायरोक्सिन
T3 नामक हार्मोन स्रावित करता है। इस ग्रंथि में खराबी आयोडीन की कमी से कारण उत्पन्न होता है। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन T4 एवं ट्राई आयोडोथायरोक्सिन थायरोनिन T3 नामक हार्मोन स्रावित करता है। इस ग्रंथि में खराबी आयोडीन की कमी के कारण होता है। करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? करवाहट के लिए यह क्षेत्र है पीछे का भाग। जीभ हमारे मुंह के अंदर स्थित एक ग्रंथि है जो हमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्वाद बताती है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिका पाई जाती है। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी होती है। जीभ के अगले भाग में मीठा या नमकीन, मीठा और नमकीन अगले भाग में। जीभ के पिछले भाग में कड़वाहट स्वाद, जीभ के किनारे किनारे भाग में खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। यह एक पौध व्यक्ति के जीभ पर लगभग 9000 स्वाद कलिकाएं होती है। एक पौध व्यक्ति के जीभ पर लगभग 9000 स्वाद कलिकाएं होती है। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है वह विटामिन है कौन सा? विटामिन के है। विटामिन के वसा में विलय विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए जरूरत होता है। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, अतः स्पष्ट है कि विटामिन विटामिन रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है। विटामिन के वास्तव में यकृत में विटामिन के द्वारा कुछ प्रोटीन्स जैसे प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रोनोजेन का पुनः संश्लेषण होता है जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। भारत की पहली स्वदेश एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या था? रुद्रम था क्या? रुद्रम ही है। भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने उड़ीसा तट के करीब व्हीलर द्वीप से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया था। सफल परीक्षण के बाद भारत में स्वदेश रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। लंबी दूरी की हवा से मार करने वाले इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। भारत के किस राज्य में अपने वन्यजीव अभयारण्य में सबसे अधिक संख्या है? महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा भारत के सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप में है, जिसमें 94 वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं, जबकि पूरे देश में लगभग 565 वन्यजीव अभयारण्य है। महाराष्ट्र में 49 सर्वाधिक है। वन्यजीव अभयारण्य वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। देश में कुल 106 राष्ट्रीय पार्क है। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, 11 राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश में। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है। सोन नदी है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सोन नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिलती है। विकल्प में दिए गए नदियों में प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। बाकी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बागमती, कोसी, कमला, गंडक है। और दक्षिण से उत्तर की ओर कौन है? ये है सोन नदी। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोट स्वेप्ट मिट्टी पाई जाती है? किस जिला में पिडमोट स्वेप्ट मिट्टी पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है: पिडमोट स्पैम्प, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी। बिहार में पश्चिम चंपारण जिला में पिडमोट स्वेप्ट मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम चंपारण में बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है: पिडमोन्ट सैम्प, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? यह है कोसी और मगध में गंगा नदी नहीं बहती है। दरभंगा मुंगेर में बहती, पूर्णिया भागलपुर में है, तिरहुत और सारण में बहती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रभावित होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक परिभागीय विभाग को छोड़कर विकल्प के शेष प्रशासनिक विभाग से प्रभावित होती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से प्रभावित होते हुए बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभाग में नहीं बहती है, जबकि दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण में बहती है। जनजाति और किस जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? मुंडा जमुई में नहीं है। संथाल जनजाति बांका में है, उरांव सुपौल में है, खरवार भागलपुर में है। बिहार राज्य में कई जनजातियां पाई जाती है। संथाल जनजाति बांका जिला में, उरांव जनजाति सुपौल जिला में, खरवार जनजाति भागलपुर जिला में पाई जाती है। मुंडा जनजाति कटिहार जिला में पाई जाती है। मुंडा जनजाति कटिहार जिला में निवास करती है। मुंडा जनजाति कटिहार जिला में निवास करती है।
बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना था? इसमें प्रतिशत है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का 7.84% है। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का 7.84% है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7.84%, वृक्षावरण 2.49%, कुल आवरण एवं वृक्षारोपण बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 10.32% था। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यह है बेगूसराय में। वाल्मीकि, अच्छा, पश्चिम चंपारण में। बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। भारत में वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान, 565 अभ्यारण्य एवं 53 बाघ रिजर्व हैं। बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? यह हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए। बिहार में राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा 1996 के लिए निर्वाचित हुए थे। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 14वीं लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं। 13 सितंबर 2020 को 74 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 21 जनवरी 1961 तक रहा था। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 21 जनवरी 1961 तक रहा था। जबकि वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना 1912 में। बंगाल से बिहार व उड़ीसा का क्षेत्र को अलग बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र प्रांत किया गया था। 1935 के तहत बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य क्या था? 5 अगस्त 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना देश के शराबी और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार को राज्य में शराब के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ऐसे निर्धन परिवार के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय को लक्षित अत्यंत निर्धन परिवार के लिए शुरू की गई। ऐसे परिवार को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत जीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? यह नहीं था सम्मिलित। बाल कल्याण नहीं था। महिला को रोजगार, साफ पानी का पीने का पानी, सभी परिवार को बिजली आपूर्ति ये था। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में महिला रोजगार, साफ पानी, साफ पीने का पानी, सभी परिवार को बिजली की आपूर्ति, शौचालय का निर्माण, अवसर बढ़े, आगे बढ़े आदि सम्मिलित है। जबकि बाल कल्याण इस योजना का उद्देश्य नहीं था। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? यह बी नंबर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए 4 हो जाएगा इसका आंसर में। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, तो उसमें 5% की सालाना दर वृद्धि करें 2 साल में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी ए हो जाएगा इसका आंसर। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यदि एम एन का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी। कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? यह कौन सदस्य नहीं? चीन नहीं था इसका। अक्टूबर 2020 में कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग की दूसरी बैठक जापान के टोक्यो में संपन्न हुआ। इस बैठक में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हुए थे। ये चारों देश मिलकर क्वाड समूह का निर्माण करते हैं। क्वाड समूह का गठन 2017 में हुआ था। इसका प्रस्ताव जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। 21 सितंबर को हर घर 2021 में वीडियो सम्मेलन के तहत में हर घर फाइबर योजना लाया गया था। यह लाया गया था बिहार में। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सर्वभारतीय चेयरमैन समिति अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह किया गया था नीतू पांडे को। 15 अगस्त 2020 को भारतीय क्रिकेट टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सुरेश रैना के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा कर दिया था। यह हाल में किसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त परेश रावल को किया गया था। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का प्रमुख कौन होता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन होता है? यह होता है
प्रश्नकाल में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। वर्तमान में इसके प्रमुख डीजी देश थे। वर्तमान में 2022 में डीआरडीओ के चेयरमैन समीर कामत थे। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया था? यह चुना गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया था नोबेल पुरस्कार। हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से अनुशंसित किया गया था? यह किया गया था 8। ओशियन ऑपरेशन रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था। बाद में रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बने। उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था तथा कई बार मंत्री पद पर भी रहे। अक्टूबर 2020 में उनकी मृत्यु हो गई थी। रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था। बाद में उन्होंने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बना लिया था। भारतमाला परियोजना भारत के निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? यह संबंधित है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। भारतमाला परियोजना भारतमाला कार्यक्रम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2017-18 में चलाया गया था। यह परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्गों के अलावा नए परियोजना को भी पूरा किया जाएगा। अब तक अधूरा है। भारतमाला परियोजना सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है।